नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में जानकारी। तो जिसके अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है, चीन ने हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया है, सफल रॉकेट जो लॉन्चिंग की है, जिसका नाम लॉन्ग मार्च 5B रखा गया है। चीन चीन ने जो स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने के लिए अंतरिक्ष में अपना स्थायी जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और उसको संचालित करने के लिए, और दूसरा अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट और डीप स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च किया है, जिसका नाम लॉन्ग मार्च 5B रखा गया है। आपको बता देंगे, चीन की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत चीन ने अपने वेनचांग प्रक्षेपण स्थल से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया, जो कि हैनान द्वीप पर स्थित है। ये वेनचांग प्रक्षेपण स्थल जो है वह चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है, और ये जो रॉकेट है इसकी तुलना नासा के स्पेस ओरियन कैप्सूल से की जा रही है, और ये काफ़ी विशाल वाहन यानी काफ़ी बड़ा रॉकेट है। और भविष्य के अंदर ये जो रॉकेट है वह 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा, और रॉकेट चीन को जो तियोंगोंग नामक एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन है उसके निर्माण की योजना में सहायता भी प्रदान करेगा। जैसे कि हमने बात की कि ये चीन की काफ़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत वह अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, और इसके अलावा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और चांद पर अपने यात्रियों को भेजने का जो उसकी जो चीन की योजना है, उसके अंदर ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये उनका अभियान। इसके बारे में आगे बात करें तो जो तियागोंग है वह चीन का अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम है, और यह कार्यक्रम अन्य अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए स्वतंत्र और असंबद्ध है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष गतिविधियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है, और उनसे असंबद्ध है, उनसे किसी प्रकार की कोई संबद्धता यह नहीं रखता है, बिल्कुल उनसे अलग होकर के कार्य कर रहा है। 2011 में चीन ने अपनी पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला शुरू की, जिसका नाम तियागोंग 1 है। बाद में 2016 के अंदर इसने जो दूसरी अंतरिक्ष प्रयोगशाला तियागोंग 2 को लॉन्च किया। और हम बात करें अमेरिका और चीन के बारे में, तो अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने मनुष्यों को चांद पर भेजा है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद पर जो अपने यात्रियों को नहीं भेजा है। दूसरी ओर चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है, और 2019 में चंद्रमा के सुदूर भाग में एक रोवर को भी सफलतापूर्वक उतारा था। हाल ही में हमारे जो चंद्रयान है उसने भी 99% सफलता के साथ में जो अपना रोवर है उसे लॉन्च किया, लेकिन वह अंतिम चरण के अंदर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वह उससे संपर्क टूट गया था, जिसका जो लैंडर था उसका नाम विक्रम रखा गया था, उससे हमारा संपर्क टूट गया था। तो उसी प्रकार की जो एक योजना थी 2019 में चीन ने अपना जो रोवर है सफलतापूर्वक चांद के एक सुदूर भाग पर उतारा था, और चीन अब 2020 तक अपने रोवर को मंगल ग्रह पर उतारने की योजना भी बना रहा है। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम मुस्तफ़ा अल कदीमी है। नवंबर 2019 में आदेल अब्दुल महदी के इस्तीफे के बाद मुस्तफ़ा अल कदीमी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, और 7 मई 2020 को इराक की संसद ने मुस्तफ़ा कादिमी को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए मतदान किया था। इसके मुख्य बिंदुओं की हम बात करें तो इसमें नवंबर 2019 के अंदर बड़े पैमाने पर सरकारी विरोध और प्रदर्शनों के कारण आदेल अब्दुल महदी ने इस्तीफ़ा दे दिया था, अर्थात उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शनों के कारण वहाँ से अपना त्यागपत्र दिया प्रधानमंत्री पद से। इसके बाद कादमी के साथ 15 कैबिनेट मंत्रियों को भी संसद द्वारा अनुमोदित किया गया, और 5 को अस्वीकार कर दिया गया था, और मतदान के सत्र में 250 संसद सदस्यों ने भाग लिया था। हालांकि जो कुर्द नेता हैं उन्होंने मतदान की प्रक्रिया का बहिष्कार किया, जिसमें दावा किया गया कि कदीमी जो है वो कुर्दों के सामने आने वाली चुनौतियों को नहीं समझ सकते हैं, और तेल संपन्न शहरों के जो सांसदों के द्वारा भी इस सत्र का बहिष्कार किया गया था। अर्थात कुर्द जो नेता है उन्होंने कदीमी को अपने प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक स्वीकार नहीं किया है, वो उसका विरोध कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं इन अल-कदमी के बारे में। तो अल-कदमी किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। वे एक पूर्व खुफिया प्रमुख रहे थे और अप्रैल में प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए गए थे। उन्हें इराक के राष्ट्रपति बरहम सलीह के द्वारा नामित किया गया था प्रधानमंत्री पद के लिए, और वह सद्दाम हुसैन के प्रमुख विरोधी रहे थे। और 1985 में उन्होंने इराक छोड़ दिया था और वे कई वर्षों तक एक निवासित अपना जो ब्रिटेन में निर्वासित जीवन जिया उन्होंने। कादमी अल मॉनिटर के लिए इराक पल्स के संपादक और स्तंभकार थे, और 2005 में बनाए गए संविधान के आधार पर अल कदमी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अर्थात ये जो जिस संविधान के तहत उन्हें नियुक्ति दी गई है वह वर्ष 2005 के अंदर संशोधित किया गया था। अब इराक के संविधान की बात करें तो ये संविधान 1925 के अंदर लागू हुआ था और 1958 तक ये लागू रहा। बाद में 1964 और 1968 और 70 इनमें संविधान के अंदर कई परिवर्तन किए गए, अर्थात काफ़ी बड़े बड़े संशोधन किए गए। और वर्तमान में जो संविधान चल रहा है इराक में वह 2005 में इराक की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा निर्मित किया गया था, जो वर्तमान में इराक में प्रचलित है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस पर प्रतिवर्ष लोगों को किसी भी समय कहीं भी मदद करने के लिए दुनिया भर के अधिकारियों और स्वयंसेवकों के असाधारण योगदान और अविश्वसनीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस यानी इंटरनेशनल जो काउंसिल फॉर रेड क्रॉस की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट और पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। अर्थात जो नोबेल शांति जो पुरस्कार है वह सबसे पहला नोबेल शांति पुरस्कार रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसके संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट को प्रदान किया गया था, और उनके जन्म दिवस को ही अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के बारे में। तो ये जो समिति है एक मानवीय संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है, और इसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 में हेनरी डुनेंट के द्वारा की गई थी, जैसे कि हमने अभी इसके बारे में बात की थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और ये युद्ध से प्रभावित शरणार्थियों, नागरिकों और कैदियों इत्यादि की सहायता करता है। और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो इवेंस डेकॉर्ड हैं। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है, साथ ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य थैलेसीमिया जो कि एक आनुवांशिक रोग है उसके बारे में जागरूकता फैलाना और उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस वर्ष की जो थैलेसीमिया दिवस है उसकी थीम है द dawning of a new era for thalassemia, time for a global effort to make novel therapies accessible and affordable to the patients। तो यह इस वर्ष की थैलेसीमिया दिवस की जो थीम रखी गई है। अब थैलेसीमिया क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो थैलेसीमिया एक रक्त संबंधी आनुवांशिक विकार है, और इस रोग के कारण हीमोग्लोबिन की जो कमी है और रक्त कोशिकाओं की कमी होती है, और ये थैलेसीमिया किसी भी व्यक्ति को तभी हो सकता है जब उसके माता या पिता में से कोई भी एक थैलेसीमिया से पीड़ित हो। आनुवंशिक प्रभाव और कुछ एक आवश्यक जो जीन फ्रेगमेंट्स हैं उनकी अनुपस्थिति के कारण भी थैलेसीमिया होता है। मरीज में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन भी कम होता है और लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं, जिसके कारण एनीमिया यानी रक्तल्पता की जो शिकायत होती है, जिससे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, और कई मामलों में मरीज की हड्डियों में विकार और दुर्लभ मामलों में हृदय रोग का खतरा भी रहता है। थैलेसीमिया से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर रहती हैं और उसकी जो त्वचा हल्की पीली हो जाती है, और थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति को विकास में परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी उसका जो शारीरिक विकास है वो ठीक से नहीं हो पाता है। और थैलेसीमिया के जो मरीज़ है उसको काफ़ी अधिक थकान महसूस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन ठीक से सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जिससे कि जो कोशिकाएँ हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिससे अधिक थकान महसूस होती है।
आनुवंशिक रोग होने के कारण इसकी जो रोकथाम है वो बहुत ही मुश्किल है और ब्लड टेस्ट के द्वारा इस रोग का पता लगाया जा सकता है। अब इससे किसे अधिक खतरा होता है उसके बारे में बात करें तो इससे उन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है जिनके परिवार में पहले से ही किसी को थैलेसीमिया हो। और यह रोग जो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय लोगों जिसके अंदर इटालियन और यूनानी जो लोग हैं, इसके अलावा मध्य पूर्वी और दक्षिणी एशियाई के जो लोग हैं उनमें यह रोग अधिक पाया जाता है। अब इसके उपचार की बात करें तो इसका जो उपचार है या तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, इसके अलावा शेल्सन थेरेपी इसके द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है। और बच्चों के अंदर इसका जो उपयोग है उपचार है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से, नहीं अस्थि मज्जा के ट्रांसप्लांट के द्वारा भी किया जा सकता है। परंतु इसके कुछ एक लक्षण बाल्यकाल और किशोरावस्था के बाद दिखाई देते हैं। इस बचपन में इसके इस लक्षण प्रकट नहीं हो पाते हैं। तो हमने अभी जो विश्व थैलेसीमिया दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त की, अब हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ईरान ने जो ईरान के अंदर जो मुद्रास्फीति की जो दर है काफ़ी बढ़ गई, जिससे निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत ईरान के द्वारा की गई है। ईरान सरकार ने हाल ही में अपनी जो मुद्रा है उसका नाम बदल करके टोमन करने का निर्णय ले लिया है। इससे पहले इसका जो नाम था वह रियाल था। और ईरान की जो सरकार है उसके अनुसार एक टोमन के अंदर लगभग 10,000 रियाल होंगे। इनसे मिलकर के यह एक टोमन निर्मित होगा। इसके अलावा एक जो अन्य मुद्रा की जो इकाई है जिसको घेरन कहा जाता है, जिसकी जो हम बात करें तो 100 घेरन से एक टोमन का निर्माण होता है। और ये नई प्रणाली है, इसको हाल ही में ईरानी संसद के द्वारा उच्च मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया गया था। टोमन बनाने के लिए जो पुरानी करेंसी है उसके नोटों में से 4 शून्यों को हटा दिया गया, यानी करेंसी कुछ उसी प्रकार की है, उसका नाम बदला गया है और उसमें से 4 शून्यों को हटाया गया है। रियाल अभी भी वैध रहेगा, यानी रियाल अभी ऐसा नहीं है कि रियाल को बिल्कुल चलन से बाहर कर दिया जाएगा, अभी भी वह वहाँ की इकोनॉमी के अंदर चलता रहेगा। धीरे धीरे उसे वहाँ से हटाया जाएगा। अब हम बात करें मुद्रा के अवमूल्यन के बारे में, तो मुद्रा का अवमूल्यन की मुद्रा के मूल्य के अंदर जो कमी हो जाती है, अर्थात जितनी मुद्रा जो यूज की जाती है किसी वस्तु को खरीदने के लिए चुकाई जाती है, तो उस मुद्रा की जो मूल्य कम होने की वजह से वस्तु है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। इसी को मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। ये मुद्रा के अवमूल्यन के जो ईरान के अंदर जो ये मुद्रा अवमूल्यन हुआ, इसके कुछ प्रमुख जो कारण हैं उनमें से हम बात करें, सबसे पहला 1979 की जो इस्लामिक क्रांति हुई वो एक बड़ा कारण रहा। 1979 के अंदर जो पश्चिम समर्थित शाह की सरकार गिरने के बाद में कई उद्यमी और कारोबारी दिग्गज देश छोड़ करके चले गए थे, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो कारोबारी है वो वहाँ से निकल चुके थे और अब उनका जो बिज़नेस है वो किसी अन्य देशों में चल रहा था और अधिकांश जो ईरान के जो बिज़नेस हैं वो समाप्त होने को के कगार पर आ गए थे। उसके बारे अलावा बात करें हम, तो वर्ष 1989 के अंदर जो ईरान इराक का जो युद्ध हुआ था उसका अंत हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद में ईरान को अपनी जो बिखरती हुई अर्थव्यवस्था है उसके पुनर्निर्माण के अंदर लगभग 8 साल लग गए। और इस समय के दौरान जो डॉलर के मुकाबले रियाल का जो मूल्य है वो लगभग 100% कम हो गया था, अर्थात काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें गिरावट आ गई थी। और यह एक बड़ा कारण रहा है जो ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ी और उसे अपनी जो करेंसी उसे चेंज करना पड़ा। इसके अलावा हम बात करें, राष्ट्रपति अहमदी नेजाद ने का जो कार्यकाल है वो भी इसके लिए काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि उनके शासनकाल के दौरान ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। अमेरिका ने जैसा कि इराक पर काफ़ी प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा वहाँ से जैसे अमेरिका से व्यापार भी लोगों व्यापारिक जो प्रतिबंध भी अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे, जिससे कि इस दौरान वैश्विक बाजार में रियाल ने अपना 400% मूल्य खो दिया था। और वर्ष 2013 में अहमदी नेजाद ने अपनी सत्ता छोड़ दी थी। इसके अलावा हमारा जो अगला जो पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो अमेरिका का जो परमाणु समझौता है उससे अलग हो जाना भी इसके पीछे एक कारण रहा है। यह ईरानी मुद्रा के लिए सबसे भारी झटका था और इस कारण ईरान की जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर की तुलना में 600% कमज़ोर हो गई, यानी काफ़ी कमज़ोरी पर आ गई थी। और इसी वजह से जो है ये इसकी जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और ईरान को अब अपनी जो मुद्रा है उसमें चेंज करना पड़ा है। BEE अर्थात ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की जो पहल से
89,122 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये रिपोर्ट है वो 6 मई को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स 2018-19 की पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की जो ऊर्जा पहल है उससे 89,122 करोड़ रुपए बचाने में मदद हुई मिली है। तो इसकी जो प्रमुख बिंदुओं की हम बात करें, जिसके अंदर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की जो वार्षिक बचत का आकलन इसके अंतर्गत बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो ऊर्जा दक्षता योजनाओं के ने 113 बिलियन यूनिट बिजली बचाने की मदद की है। अगर इस जो 113 बिलियन यूनिट जो बिजली है उसकी हम कीमत की बात करें तो लगभग 89,122 करोड़ रुपए की बचत हमें इससे मिली है। इन योजनाओं ने 151.74 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में भी मदद की है, जो पिछले साल के उत्सर्जन की कमी यानी 108 मिलियन टन थी, और इस बार वह 151.74 मिलियन टन रही है। इसके अलावा हम आगे बात करें इसके बारे में, तो इस रिपोर्ट जो है इसका जो उद्देश्य है वह है देश के प्रमुख ऊर्जा दक्षता पहलों के प्रदर्शन और प्रभावों का मूल्यांकन करना है। वर्ष 2018-19 के जो अध्ययन में इस रिपोर्ट में निम्नलिखित कार्यक्रमों को प्रमुख ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के रूप में चिन्हित किया, जिसके अंदर पहला है उजाला प्रोग्राम, इसके अलावा परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, म्यूनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम और स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम। इस प्रकार से ये जो कुछ कार्यक्रम हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था इसके प्रमुख ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के रूप में। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य 6 मई 2020 को जो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर की उपस्थिति के बारे में बताते हुए उसकी एक तस्वीर ट्वीट की है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये ब्लैक पैंथर, ये जो एक ब्लैक पैंथर है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर के अंदर। इस प्रकार की तस्वीर ट्वीट की गोवा के मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने ये बताया कि वहाँ के जो नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य है उसमें अभी भी ब्लैक पैंथर मौजूद हैं। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी गोवा के सुंगुम तालुका के काली नदी के बेसिन पर स्थित है, और नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के जो उत्तर में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और दक्षिण में कोटेगांव वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, और ये अभयारण्य लगभग 211 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत हैं। जो नेत्रावली या जिसे नेत्रुली भी कहा जाता है वह जुआरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिसका उद्गम इस अभयारण्य के अंदर होता है। इस वन्यजीव अभयारण्य के जो प्रमुख आकर्षण में सबसे पहला ब्लैक पैंथर, इसके अलावा एक जाइंट स्क्वायरल जिसे विशाल गिलहरी भी कहा जाता है, इसके अलावा स्लेंडर लोरिस, ग्रेट पाइंड हॉर्नबिल्स, इस प्रकार के कुछ प्रमुख जीव हैं जो यहाँ के इस अभयारण्य के अंदर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जो यहाँ के आकर्षण का मुख्य जो केंद्र बने रहते हैं। इसके अलावा ब्लैक पैंथर के बारे में बात करें तो यह ब्लैक पैंथर जो है किसी भी पैंथेरा यानी विशेष रूप से जो एशिया और अफ्रीका में तेंदुए और अमेरिका में जैगुआर का जो मेलानिस्टिक स्वरूप है, यानी मेलानिस्टिक अर्थात उसके जो कलर है वो डिफरेंट है इनसे, अन्य जो पैंथर जो हैं उनसे अलग है। पैंथेरा फिलिडे परिवार के अंतर्गत का एक वर्ग है जिसे वर्ष 1816 के अंदर लॉरेंज ओकेन ने नामित और वर्णित किया था, और जिन्होंने इस समूह में सभी चित्तीदार बिल्लियों को रखा था। मेलानिस्टिक शब्द काले वर्ण को संदर्भित करता है, और यह त्वचा या बालों के गहरे रंग में पिगमेंट मेलानिन की वृद्धि के कारण होता है। अर्थात ये जो मेलानिन है एक हमारे जो बालों में और त्वचा के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है जो जिसे मेलानिन कहा जाता है, उसके मात्रा के अनुसार जो त्वचा और बालों का रंग गहरा या हल्का हो सकता है। तो इसी आधार पर इसे मेलानिस्टिक जो शब्द है इसे यहाँ पर संदर्भित किया जाता है काले के संदर्भ में। आगे हम बात करते हैं तो हाल ही में फ्लाइट नाउ इंटरनेट ड्रोन्स यानी इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। फ्लाइट नाउ एक प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में जो एक ड्रोन ऑटोमेशन कंपनी फ्लाइट बेस ने फ्लाइट नाउ इंटरनेट ऑफ ड्रोन प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो कि क्लाउड आधारित व्यावसायिक अनुप्रयोगों के साथ ड्रोन के इंटेलिजेंस फ्लीट्स
के सहज एकत्रीकरण की अनुमति देता है। इसके प्रमुख बिंदुओं की हम बात करें तो ये जो इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स है या आईओडी है प्लेटफॉर्म, ये पुलिस अधिकारियों को कई ड्रोन के माध्यम से उनके नियंत्रण कक्ष में मल्टी वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात ये एक ऐसा एक नेटवर्क प्रदान करता है जिसके माध्यम से जो विभिन्न जो जो विभाग के द्वारा जो स्थापित किए गए जो ड्रोन्स हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर निगरानी कर रहे होते हैं, उनकी जो मल्टी वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग है वो सुविधा यह इंटरनेट ऑफ ड्रोन प्रदान करता है। इस प्रकार ये जो प्लेटफॉर्म है पुलिस विभाग को स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है और उन्हें आपात स्थितियों हेतु त्वरित प्रक्रिया करने में सक्षम भी बनाता है। अर्थात वे इससे ये पता लगा सकते हैं कि रियल टाइम पोजीशन क्या है और वर्तमान में किस जगह क्या कंडीशन चल रही है, इस सब का वो पूरी तरह विश्लेषण करके और फिर अपने जो कदम है वो उठाते हैं, अपने जो टास्क हैं उन्हें पूरा करते हैं। इसके अलावा जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति में भी फ्लाइट नाउ पुलिस अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के लिए सक्षम बनाया है। इसके अलावा वर्तमान में इसका जो उपयोग है वो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अब हम बात करें फ्लाइट बेस की, तो ये जो फ्लाइट बेस है वो पुणे में स्थित एक स्टार्टअप है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसके साथ ही हमारी जो करंट अफेयर्स की आज की जो क्लास है उसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं और अब बारी आती है हमारे आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का जो प्रश्न है, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति के नवीन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है कांग्रेस के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्हें संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया, नियुक्त किया गया उन्हें। जैसा कि परंपरा है कि जो संसद की लोक लेखा समिति होती है उसके अंदर जो अध्यक्ष का जो पद है वह विपक्ष के जो नेता को ही प्रदान किया जाता है और इसी आधार पर अब वर्तमान में जो संसद के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर अधीर रंजन चौधरी हैं, जिन्हें इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित किया गया, नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।